जीवन में बिना संघर्ष सफलता नहीं मिलती, कड़ी मेहनत किए बिना मंजिल नहीं मिलती और बिना परिश्रम लक्ष्य हासिल नहीं होता। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए एक ही मंत्र है, सिर्फ कड़ी मेहनत। नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिका ढड़वाल और आज का हमारा विषय है सौंदर्य की राह। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है एक मेहनती होनहार युवा जिन्होंने मिस हिमाचल का खिताब अपने नाम हासिल किया। आइए मिलते हैं होनहार युवा से। वो हैं रवि तन्या शर्मा। रवि तन्या, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। रवि तन्या, सबसे पहले जैसे हम सौंदर्य की बात कर रहे हैं तो मैं ये बोलूँगी कि आपने सौंदर्य में खिताब हासिल किया है, तो जो ये सौंदर्य का खिताब है, आपने मिस हिमाचल का जो खिताब अपने नाम किया, इस की जो जर्नी है वो कैसी रही? तो मेरी मिस हिमाचल की जर्नी 2020 में स्टार्ट हुई थी। सो इट वाज मिस हिमाचल 2020 एंड ये मेरी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। लाइफ चेंजिंग भी आप कह सकते हैं। और बचपन से सपना था एज अ चाइल्ड, सारे मॉडल्स को जो ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी उन गर्ल्स से मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड रहती थी और उनको फॉलो करती थी। ब्यूटी पैजेंट्स में क्या चल रहा है, इवन टुडे व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन ब्यूटी पैजेंट्स, मैं अप टू डेट रहती हूँ। तो ये एक शौक था, एक ड्रीम थी, एक पैशन था, आप इसे एम कहिए। तो उसी को ही फॉलो करते करते आई फाइनली गॉट अ चांस टू लिव माई ड्रीम। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने जो सपना देखा उसको पाया। पर जब आप इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जब आपने सोचा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है और जब आपने आगे बढ़ना चाहा, तो दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में ये चल रहा था कि ये मेरा बचपन का सपना है एंड दिस इज़ समथिंग आई हैव रियली लिव्ड फॉर, दिस इज़ समथिंग आई हैव ड्रीम्ड ऑफ। एंड वो घड़ी आ चुकी है कि उन सपनों को अब एक्शन में लाना है। यू हैव टू चेंज योर गोल्स इनटू एक्शन, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंटेशन देनी है। तो बस यही था दिमाग में कि अपना बेस्ट देना है और चाहे जो भी हो जाए, हार नहीं माननी है टिल द लास्ट मोमेंट, फाइट करना है चाहे जो भी हो जाए और जीत के आना है। सो मैं बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही गोल ओरिएंटेड रही थी और ये मेरी नेचर में ही है। स्लाइटली आई एम कम्पिटिटिव, जहाँ मैं जाती हूँ उसको अच्छे से कॉम्पिटिशन को डील करके आती हूँ, पर इन अ हेल्दी वे, जहाँ पे आप हेल्प भी करते हैं एक दूसरे की, आप काइंड भी होते हैं। सो यस, दिस वाज समथिंग। तो दिमाग में इतना कुछ था और उन सब चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखा। पहले जब सौंदर्य प्रतियोगिता होती थी तब हम करते थे, हमें देखा जाता था सिर्फ पर्सनालिटी पर जज किया जाता था, पर वक्त बदला, उसके साथ उसके मायने और तरीके भी बदले। अब जो है IQ लेवल जो है, आपका इंटेलिजेंस भी देखा जाता है कि आप कितनी अवेयर हैं आज के टाइम में। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जो आपका अवेयरनेस है, जो IQ है, ये ब्यूटी पैजेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहता है। नॉट इवन टुडे, पहले भी रहता था, पर जैसे टाइम आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है तो द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स ये ज़्यादा सामने आ रहा है। तो IQ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉमन सेंस होना, एक अच्छा नज़रिया होना चीज़ों को देखने का, और इसमें अवेयरनेस, आपके करंट इवेंट्स, आपके देश में क्या हो रहा है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, थोड़ी सी न्यूज़, बेसिक जर्नल नॉलेज आपका होना इसमें बहुत ज़रूरी है। और इसमें सिर्फ नॉलेज होना ही ज़रूरी नहीं है, पर उस नॉलेज को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं आगे जाके, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ये हो सकता है कि आपके पास किसी भी विषय का एक सिंपल सा एक वेग आइडिया हो, मे बी आपको उसकी रूट कॉज नहीं पता हो, पर अगर आप उसी चीज़ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हैं विद कन्विक्शन, विद क्लैरिटी, और आप में एक कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए आपकी आवाज़ में, आपके एक स्टाइल में, तो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली टेक यू माइल्स अहेड देन अदर कंटेस्टेंट्स। ये भी आपका पर्सनालिटी का एक वो माना जाता है, क्राइटेरिया के बीच में माना जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और आप कितना किस टॉपिक के बारे में, बेशक जैसे आपने बोला कि रूट्स नहीं पता, बट थोड़ा सा अगर अवेयरनेस है, आप उसको स्मार्टली किस तरीके से हैंडल करते हो, वो बहुत बड़ी बात है। जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी चाहे हम कोई छोटी सी कोई चीज़ को हासिल करना चाहते हैं या पढ़ाई करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हम जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जब आपकी ये जर्नी चल रही थी तो उस टाइम क्या डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आई और उनको आपने कैसे फेस आउट किया? वेल, ऐसी कोई मेजर डिफ़िकल्टी नहीं आई थी, क्योंकि माई पेरेंट्स हैव बीन रियली वेरी सपोर्टिव सिंस द स्टार्ट। बहुत ही मुझे मोटिवेट करते आए हैं और आगे भी वो करते ही हैं कि यू हैव टू डू इन दिस फील्ड समथिंग रियली ग्रेट एंड बिग। तो इंकरेजमेंट हमेशा रहती है। पर जो डिफ़िकल्टीज़ मैं बोलूँगी एक साइकोलॉजिकल तौर पे आई थी, जब हम अपने कंपेटिटर्स को देखते हैं एंड यू ऑफन फील कि शायद आप उनसे कम हो, शायद आप ब्यूटी वाइज कम हो, शायद आप टैलेंट वाइज कम हो। आपको ऐसा कई बार फील होता है कि शायद आपकी जो फिजिक है, आपकी जो बॉडी टाइप है, शायद वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स।
तो ये एक थोड़ा रहता था जब सबको देखते थे, तो शायद दूसरे भी हमें देख के ये फील करते होंगे, विच इज़ वेरी कॉमन। जब आप पैजेंट्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एक दूसरे को देख के, और कंपटीशन इतना होता है, प्रेशर इतना होता है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट होना वो एक मेजर चैलेंज रहता है। तो इसमें मैंने यही किया कि जिन मेरे कंटेस्टेंट्स को ऑब्जर्व करना मेरा एक डेली रूटीन रहता था, तो उनमें जो भी अच्छे अच्छे ट्रेड्स होते थे, उनकी जो क्वालिटीज़ होती थी, उनको मैं ऑब्जर्व करती थी और अपने अंदर उनको इम्बाइब करने की कोशिश करती थी कि हाउ कैन आई इनकलकेट दोज क्वालिटीज़ इन मी, ताकि मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकूं और अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखार सकूं। तो ये एक सेल्फ मोटिवेशन ही आप कह सकते हैं, अंदर से आता था कि नो, अपने आप को डेली रिमाइंड करना कि यू आर द बेस्ट, नो मैटर व्हाट, कि कोई ज़्यादा गोरा है, कोई ज़्यादा सुंदर है या कोई ज़्यादा लंबा है या जो भी है, दैट डजंट मैटर। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और आप अपने आप पे खूब पूरी तरीके से यकीन रखो, विश्वास रखिए, तो आई थिंक नो वन कैन स्टॉप यू इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स। बहुत अच्छी बात बोली कि कोई भी आपको, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपकी पर्सनालिटी इन्हांस होती है कॉन्फिडेंस से। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप जो है अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली। बट वही बात आ गई कि जब हम ये देखते हैं, जब जैसे हम शोज़ भी देखते हैं, तो उसमें बहुत चीज़ों को नोट किया जाता है। जैसे हमने पहली बात की कि मॉडलिंग को जज किया जाता है, सौंदर्य, आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, आपके IQ लेवल को चेक किया जाता है। दूसरी बात है टैलेंट। राइट, आप में क्या टैलेंट है, आप में क्या स्किल है। जैसे कोई स्किल हम कह सकते हैं वो डांस का भी हो सकता है या म्यूज़िक का भी हो सकता है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि उसकी क्या, उन चीज़ों को देखते हुए कैसे जो है, जो हमें जज कर रहे होते हैं, वो कैसे जज करते हैं, वो क्या पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हैं। जी, जैसे आपने अभी कहा कि ब्यूटी तो होना ही चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, स्पीकिंग की हमने बात कर ली, इसके साथ एक और ऐड करूंगी, वॉक, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ ब्यूटी पैजेंट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी वॉक एकदम परफेक्ट हो। तो इसमें से एक ये भी क्राइटेरिया रहता है। और टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो एक टैलेंट राउंड अलग से हर एक ब्यूटी पैजेंट में होता है, जिसमें वो आपका टैलेंट चेक करते हैं। वो टैलेंट ही नहीं, उसमें आप क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं, आप एक्स्ट्रा चीज़ें, अपने प्रॉप्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें वो सारी चीज़ें देखी जाती है, फ्रॉम योर कॉस्ट्यूम, फ्रॉम योर, चाहे आप डांस कर रहे हैं, आपके डांस स्टेप्स, डांस फॉर्म, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या आपने उस लुक को पूरी तरीके से अपने अंदर अपना लिया है या नहीं अपना पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और टैलेंट कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट कन्फाइंड, ये एक लिमिटेड नहीं है कि आपको डांस या एक्टिंग ही करनी है या सिंगिंग ही करनी है। डांस में हमने ऐसे ऐसे टैलेंट देखे थे मैंने अपने टाइम में, जिसमें उन्होंने योगा करके दिखाया, कई टैलेंटेड गर्ल्स थी जिन्होंने कराटे करके दिखाया, सम वर इवन डूइंग मैजिक, दे वर मैजिशियंस, कई पेंटिंग करके, जो शॉर्ट पेंटिंग्स जो 2-3 मिनट्स में इजीली अपना टैलेंट दिखा पाएँ, वो भी करते हैं। तो टैलेंट कुछ भी हो सकता है, इट्स जस्ट कि हाउ यू शो इट टू द ऑडियंस, टू द जजेस, और आप उनकी अटेंशन कैसे सीख करते हैं। सो क्या आप उसमें एक यूनिकनेस डालते हैं, क्या एक यूनिक एलिमेंट डालते हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रॉप्स को यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा। सो ऑल दीज थिंग्स प्ले अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन। रविता ने आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि टैलेंट में हम लोग नहीं जानते थे कि टैलेंट में जो है ये योगा जो है, योगा हो गया या जो कोई मैजिक कर रहा है, ये चीज़ें भी जो है टैलेंट में नोट होती है। बहुत अच्छी चीज़ बताई, मुझे लगता है मेरे दर्शकों को ये जान के बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे आपने खिताब जीता, उसके बाद आप जज भी बनी, आपने कई जगह जज भी किया है। तो जब आप जज कर रही होती है, तो सौंदर्य प्रतियोगिता जब होती है, जब हम सौंदर्य की राह की बात कर रहे हैं, तो उनमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है उस टाइम, क्या क्राइटेरिया रहता है कि क्या दिमाग में चलता है कि हमें इन चीज़ों को जज करना है। वेल, मैं ये कहूँगी कि आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे चांस मिला जज करने का आफ्टर पार्टिसिपेटिंग। क्योंकि जब मैं खुद एक पार्टिसिपेंट होती थी, मैं यही सोचती थी कि पता नहीं जजेस के माइंड में क्या चल रहा होगा, व्हाट आर दे एक्चुअली लुकिंग फॉर। और ये जो पूरा कंसेप्ट है मुझे तब समझ आया जब मैं उनकी कुर्सी पर बैठी, आफ्टर अचीविंग जो भी मैंने अपनी लाइफ में अभी तक अचीव कर पाई हूँ, तो वो उसके बाद मुझे पता चली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो मैटर यू आर इम्परफेक्ट, दैट डजंट मैटर। एक कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो जजेस को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू डोंट केयर कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग ऑफ यू, आप बस कॉन्फिडेंट हो इन योर बॉडी टाइप, इन योर ओन स्किन, चाहे आपके पास पूरे कंटेस्टेंट्स में सबसे अच्छी ड्रेस ना हो, सबसे अच्छा मेकअप ना हो, पर आई थिंक कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट आउटफिट यू कैन वेयर दैट टाइम। तो एक कॉन्फिडेंस सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। सेकेंड, हम देखते हैं उसकी स्टाइलिंग, उनकी स्टाइल, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ ब्यूटी पैजेंट आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। फर्दर अगर आप नेशनल लेवल पे जाते हो, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, तो आप अपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट करोगे। स्टाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वेल ग्रूम्ड हो, आपके एटिकेट्स परफेक्ट हो, और आप एक दूसरे से कैसे आप रहते हैं, आपकी एक नेचर, यू हैव टू बी काइंड, कंपैशनेट, हेल्पिंग। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और इसके साथ साथ आई सेड वॉक,
वॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका जजिंग एलिमेंट रहता है. यू हैव, आप किस तरीके से टर्न ले रहे हो और आपका पोज कैसे जा रहा है, आप कितना टाइम दे रहे हो अपनी स्टेज प्रेजेंस में और कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो सब गर्ल्स में से. आर यू इंटरैक्टिंग विद द जजेस और नॉट. ये नहीं कि आप वॉक करते आए, यू जस्ट सॉ एंड यू वेंट. सो आई डोंट थिंक वो इम्पैक्टफुल रहता है. आप बिना बोले ही उनसे कुछ कन्वे करके जाएं अपने आइज़ के थ्रू, अपनी स्माइल के थ्रू, तो वो मैटर करता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर कम्युनिकेशन स्किल्स. इस पे आई थिंक जो भी ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रियली थिंक कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क करना चाहिए. बिकॉज ब्यूटी पैजेंट्स इज नॉट ऑल अबाउट लुकिंग गुड एंड ब्यूटीफुल ऑल द टाइम, बट इट्स अबाउट हाउ यू स्पीक, हाउ यू एक्सप्रेस. क्योंकि आप एक ब्यूटी पैजेंट में यू आर नॉट अ मॉडल, पर यू आर अ रोल मॉडल. और आप एक स्पोक्स पर्सन होते हो. आपको वेरियस इश्यूज पे बोलना पड़ता है, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट हो, इन्वायरमेंट को लेके हो, एनिमल प्रोटेक्शन राइट्स को लेकर हो. तो यू हैव टू बी वेल वर्स्ड एंड वेल अवेयर्ड. सो ये सारी चीज़ों को देख के देन वी डिसाइड द विनर एट लास्ट. आप बहुत अच्छी बात बोली कि आप सौंदर्य में हम जो चीज़ें हमारे दिमाग में रहता था कि अच्छा दिखना ही ये सब कुछ है, कि आपको जो आपकी सुंदरता को निखारता है आपका कॉन्फिडेंस. अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो आपकी जो है सुंदरता अपने आप निखर जाती है. बहुत ही अच्छी रवितना आपने बात बताई. जो मेरे यंगस्टर हैं उनको मुझे लगता है ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा. जब आप बनी उस टाइम वो कैसा मोमेंट था? वेल, वो मोमेंट मुझे आज तक अच्छे से याद है. जब मैं इस मोमेंट के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अपनी मम्मा का चेहरा याद आता है, बिकॉज शी वाज सिटिंग राइट देयर इन द ऑडियंस. और वो चाह रहे थे दिल से कि मैं जीतूँ, मैं आऊँ, पर कहीं ना कहीं उनको ये था कि इतने सारी गर्ल्स हैं और सारी इतनी टैलेंटेड, इतनी ब्यूटीफुल हैं, तो वो अपने आप को एकदम काम कर रहे थे. एंड शी वाज लाइक, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, यू गेव योर बेस्ट. मतलब इशारों से मैं दूर से समझ गई थी. तूने अच्छा कर लिया, टॉप 5 तक पहुंच गई है, वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू. पर कहीं ना कहीं थोड़ा आत्मविश्वास था और मैं उनको इशारा कर रही थी कि वेट, डोंट वरी, वेट, यहाँ आई हूँ, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ, जीत के ही आऊँगी. एंड एज सून एज माई नेम वॉज अनाउंस्ड, शी वॉज जस्ट जंपिंग, क्लैपिंग. आई कुड सी माई ब्रदर, वो भी बहुत खुश थे. तो उनकी हैप्पीनेस ही आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी, मोर देन द क्राउन, बिकॉज इट वॉज माई मदर्स सपोर्ट. मेरी मम्मा का पीछे से सहारा रहा. रोज़ वो मुझे मोटिवेट करते थे कि डोंट गिव अप, कुछ नहीं होता है, लगे रहो, अपना काम करते रहो. तो आई थिंक उनकी हैप्पीनेस, उनका जो चेहरा था, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उस मोमेंट में. बेस्ट मोमेंट. और यस, ये ड्रीम थी, वो तो था ही कि आपने अचीव कर लिया है फाइनली, जो आप सोचते आ रहे थे बचपन से. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ एंड लाइफ चेंजिंग एज वेल. इससे एक पहचान मिली और yes, I'm really fortunate that I got this opportunity. जब भी हम लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली, मुझे लगता है, मैं तो अपने बारे में ये सोचती हूँ कि मैं किसी से मोटिवेट होती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये करना है. तो आपके लिए कौन मोटिवेशन था, किससे मोटिवेट हुई आप? वेल, पार्टिसिपेटिंग इन ब्यूटी पैजेंट्स ये कोई नया मेरे लिए ड्रीम नहीं था. ये बचपन से ही आई वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन ब्यूटी पैजेंट्स. एंड आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं क्लास नर्सरी या केजी में होती थी, तो जब रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स आते थे या कोई अंकल्स आंटीज आते थे, दे यूज्ड टू आस्क मी कि और आप क्या लाइफ में करना चाहते हो, आपका एम क्या है. तो बिना सोचे समझे, लाइक अ 4-year-old चाइल्ड मैं आराम से बोलती थी, आई वॉन्ट टू बिकम मिस यूनिवर्स. तो वो चीज़ तब से थी. और ये मैं इंस्पिरेशन हमारी फर्स्ट मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन से लेती आ रही हूँ, बिकॉज शी हैज़ डीपली इंस्पायर्ड मी. और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, आई थिंक आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा एज वेल, especially after reading her book which is unfinished. तो आई थिंक उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज उसमें दिया है कि नेवर लेट गो ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे. जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनको मत जाने दीजिए, उनको वेस्ट मत जाने दीजिए. जस्ट ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़ और उसमें अपना 100% दीजिए. एंड येस, यू विल फ्लरिश, यू विल सक्सीड इन लाइफ. So these two. And apart from, just sorry to interrupt, my mother, my father, both of them, they have been the source of inspiration, my pillars of strength. So वो भी मेरे बहुत एक motivating force रहा है. वो हर ही बच्चे के लाइफ में होता ही है, तो उनका योगदान मैं कभी भूल नहीं सकती. रवितना, आपने बहुत छोटी उम्र में जो है कई किताबें भी लिखी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. सो ऑथरशिप के बारे में बात करूँ, ये भी मैंने काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था लिखना. बुक मेरी तब रिलीज़ हुई थी, माई फर्स्ट बुक, जब मैं 11th या 12th में थी. आई वॉज जस्ट 17 years old. और ये मैंने लिखना तो उससे भी पहले स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज एकदम तो यू कांट पब्लिश द बुक. सो आई स्टिल रिमेंबर कि बचपन में मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी और वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होती रहती थी. एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग मोर एंड मोर. एंड फाइनली एक थॉट आया कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट इन दिस एज. कि जैसे मैं स्कूल लाइफ से निकलूँगी, मेरा एक
कहीं ना कहीं कुछ नाम होना चाहिए, एक मार्क, आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ मार्क फॉर माई सेल्फ कि कैसे मैं स्टैंड आउट करूँ, कुछ करना है। तो बस उसी झील को लेके एक ऑथरशिप का आइडिया आया, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी आर्टिकल्स पढ़े थे, राइटअप्स पढ़े थे, सो हाउ कैन आई क्रिएट दोज एंड उसको एक्सपैंड करके मैं कैसे एक बुक पब्लिश कर सकती हूँ। सो माई फर्स्ट बुक लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, वो एट द एज ऑफ 17 रिलीज हुई थी व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। एंड सेकेंड बुक मेरी द ब्यूटी ऑफ लाइफ, वो एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बुक है, एंड वो आई रोट इट जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, एंड आई एम वर्किंग ऑन मोर बुक्स एज वेल। So बहुत ही अच्छा है कि मॉडलिंग और लिटरेचर दोनों का बहुत ही अलग सा संबंध है दोनों का। और रवि तनया, आप जो है स्टडीज़ में भी बहुत अच्छी हैं। हमने सुना है कि आपने जो है अपनी स्टडीज़ में भी बहुत नाम कमाया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, स्टूडियस, आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडियस चाइल्ड, एक डिसिप्लिन चाइल्ड रही हूँ, ज़्यादा शरारतें बचपन में कभी नहीं करती थी, टाइम पे होमवर्क करना, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाना ही मेरा एक वो रहता था, टू हैव अ लाइक गुड स्टूडेंट इमेज। तो बस अच्छे से पढ़ती थी, और आई हैव बीन वन ऑफ द मेरिट होल्डर्स इन क्लास 12th, जब क्लास 12th के बोर्ड्स हुए थे, और अपने कॉलेज में भी सेंट बीट्स कॉलेज में अपने सब्जेक्ट में फॉर द 3 consecutive years आई हैव बीन द टॉपर ऑफ माई सब्जेक्ट। बहुत ही अच्छा। सो यस, मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ और पढ़ाई पे पूरा फोकस करती हूँ, बिकॉज नो मैटर आप किस फील्ड में हो, चाहे ब्यूटी में हो, चाहे आप ऑथरशिप में हो, या किसी भी फील्ड में हो, आई थिंक पढ़ाई इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए। वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप रहता है, और एक आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी देता है, आपका एक अलग आप एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी बनते हो, यू कैन स्पीक ऑन एनी टॉपिक, आप कहीं भी आप फेस करें। स्टडीज़ रवि तनया, मॉडलिंग, लिटरेचर, जी, तीनों बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन जो है वो है, तो इनको टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, कैसे इन चीज़ों को तीनों को टाइम में करते हो? अपने जो शौक हैं, जैसे मॉडलिंग का भी है, स्टडीज़ का भी है, लिखने का भी है, तो कैसे मैनेजमेंट करते हो? मैनेजमेंट, ये टाइम डिवीजन, मैं टाइम को डिवाइड कर देती हूँ, प्रायोरिटी सेट कर लेती हूँ। अगर एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो ज़्यादा टाइम स्टडीज़ को दे दिया, अगर अभी एग्जाम ज़्यादा पास नहीं है और थोड़ा लाइट सा है तो अपनी ब्यूटी पैजेंट्स में अपने आप को पर्सनालिटी पे वर्क कर लिया, ग्रूम कर लिया, तो उस हिसाब से आई मैनेज इट। और लिटरेचर तो मेरा चलता ही रहता है, बिकॉज इन फ्री टाइम जब कुछ करने को कुछ होता नहीं है, या फिर मैं ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ या थक गई होती हूँ, तो उस टाइम फ्री टाइम में आई डू राइट, बिकॉज आई थिंक राइटिंग इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, पर एक थेरेपी होती है आपके माइंड के लिए। सो वो फ्री टाइम में, चाहे वो रात को सोने से पहले हो गया या सुबह उठ के, आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपनी फर्स्ट बुक लिख रही थी तो बोर्ड्स भी साथ ही थे, तो उसको साथ ही पब्लिश करना बुक को एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था, क्योंकि बोर्ड्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे एडमिशन सब कुछ उसके बेसिस पे होती है। सो टाइम मैनेज करती थी, स्कूल में फ्री पीरियड्स में मैं अपना काम करती थी, व्हेन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे यूज्ड टू फ्री टाइम में आराम से गेम्स खेल रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं, तो मैं एक कॉर्नर पे बैठ के अपना काम कर रही होती थी। एंड मैनी यूज्ड टू, मैनी गर्ल्स यूज्ड टू आस्क व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग, आई वाज लाइक यू वेट एंड वॉच, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। पर ये नहीं है, साथ में मैं अपना फ्री टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय करती थी, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहा है कभी भी, पर टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। सो ये बस पढ़ाई के साथ साथ सब चलता रहता था। इनफैक्ट जब मैं मिस हिमाचल के वहाँ पे गई थी तो मेरी कुछ असाइनमेंट्स बच गई हुई थी अपने कॉलेज की, तो मैं वो अपनी बुक्स भी साथ लेके गई थी। फ्री टाइम में आई वाज कंप्लीटिंग माई होमवर्क, एंड उस टाइम ऑनलाइन था तो सबमिटिंग माई होमवर्क ऑनलाइन, तो ऐसे ऐसे चलते मैंने टाइम मैनेजमेंट आपने जो बहुत अच्छा किया। रवि तनया, मैं बहुत क्यूरियोसिटी हूँ एक चीज़ को जानने के लिए, क्यूरियोसिटी कि कई बार क्या होता है कि स्टेज फियर होता है, बहुत लोगों में टैलेंट तो होता है बट वो स्टेज फियर होता है, उस स्टेज फियर को कैसे दूर किया जा सकता है? स्टेज फियर एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आज के यूथ में रहता है, एंड आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ इट। स्टेज फियर मुझे भी था, बहुत ज़्यादा था, और इसके कंक्लूजन में मैंने यही सीखा कि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, जब तक आप स्टेज पे नहीं जाओगे, आप उसको ओवरकम ही नहीं कर पाओगे। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपने उस शेल में मत रहिए, बाहर आइए और माइक पे बोलने की प्रैक्टिस करिए। पहले चाहे वो छोटा सा मंच क्यों ना हो, छोटे छोटे मंच में प्रैक्टिस कीजिए। उससे पहले आप घर पे मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर आप बात कर सकते हैं, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कीजिए, अपने एक्सप्रेशन पे वर्क कीजिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है वो देखिए, और ये सारी चीज़ें स्टेज फेयर जो है आप ओवरकम कर सकते हैं। और द मोर यू पार्टिसिपेट, द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम एट लास्ट। सो स्टेज फेयर मुझे भी था, और आई स्टिल रिमेंबर जब मैं स्टेज पे कई बार जाती थी तो बस ये डर रहता था कि थॉट्स ना भूल जाऊं, या फिर कई बार लिप्स मेरे जो थे वो शिवर करने लग जाते थे बोलते बोलते। वो एक फेयर रहता है, एक एंग्जाइटी सी हो जाती है। तो ये नहीं सोचना होता है कि द पर्सन सिटिंग इन द ऑडियंस वो कुछ हाईली इंटेलेक्चुअल होगा, वो भी हमारी तरह है, उनकी भी वही अंडरस्टैंडिंग है। सो एज अ फ्रेंडली टॉक आप
सोचिए कि अगर दीज आर ऑल्सो माई फ्रेंड्स हु आर सिटिंग इन द ऑडियंस, तो उस सोच को रख के आप एक कंफर्ट जोन अपने माइंड में क्रिएट करके आप अपना स्टेज फियर ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि ये तो है ही है कि सौंदर्य की राह में आपको स्टेज पे हर चीज़ को अपने आप को प्रूव करना होगा, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। जो आज का समय है और पहले का समय बहुत बदलाव आया है और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। Yes, so the time is changing, the world is evolving बहुत ज़्यादा, और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में भी चेंज आया है। जैसे पहले हम देखते थे ब्यूटी, एक ट्रू ब्यूटी क्या कंसिडर की जाती थी, जिसकी हाइट बहुत अच्छी होगी, उसका फिजिक बहुत स्लिम ट्रिम होगा और फेयर होगी, लॉन्ग हेयर एंड ऑल ऑफ दैट। पर अब वो बात नहीं है, बदलाव आ रहा है। ब्यूटी इज़ नाउ एक्सेप्टेड इन ऑल फॉर्म्स, इन ऑल वेज। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूंगी, हमारी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं टोनी एन सिंह, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की थी, कर्ली हेयर उनके थे, तो वो भी मिस वर्ल्ड बनी। एक और लेते हैं मिस यूनिवर्स जोजी बिनी, हाईली डार्क कॉम्प्लेक्शन विद शॉर्ट हेयर, ऑलमोस्ट उनका बॉयकट था बट स्टिल शी बिकेम मिस यूनिवर्स। रिसेंटली अभी मिस यूनिवर्स 2020 हुआ था, उसमें मिस ऑस्ट्रेलिया मारिया थाटिल थी, शी वॉज ओनली 5'3" एंड शी मेड इट टू टॉप 10 ऑफ मिस यूनिवर्स। सो आई थिंक दैट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट इन अ सेल्फ। तो आई मीन हाइट भी मैटर नहीं करती है। एंड रिसेंटली हमने देखा हरनाज कौर संधू, मिस यूनिवर्स जो हम इंडिया से बनी है, एंड शी हैज मेड अस इमेंसली प्राउड ड्यू टू वेट गेन। पहले ऐसा होता था कि ब्यूटी टाइटल होल्डर्स को ड्यू टू वेट इश्यूज उनको उनके टाइटल से निकाल दिया जाता था, डिस्क्वालीफाई कर दिया पर जाता नो, शी हैज बीन एक्सेप्टेड ट्रिमेंडसली नाउ डेज। एंड कोई भी बॉडी टाइप हो, चाहे पतले हो, चाहे मोटे हो, टॉल हो, शॉर्ट हो, डार्क हो, फेयर हो, आई थिंक ऑल फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी दे आर एक्सेप्टेड एंड ब्यूटी लाइज विद इन यू। ये बाहर की चीज़ तो आप इसको मेकअप के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। आजकल कितनी प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक्स आ गई हैं, पर आई थिंक व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो ब्यूटी पैजेंट्स में बीइंग अ गुड ह्यूमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को रख के आप अपनी इंसानियत को जिंदा रखिए, अच्छाई अपनी हमेशा रखिए और दूसरों की मदद कीजिए, तो वही आपको आगे ले जाता है, एंड दैट रियली टेक्स यू माइल्स अहेड फ्रॉम अदर्स। रविता ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप अंदर से आप अच्छे हैं, अंदर से अगर साफ है, पॉजिटिव थॉट है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी फेस पे आपका जो एक्सप्रेशंस वैसा रहेगा। रविता ने, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई भी जैसे कोई अचीवमेंट, कोई अपना कुछ टैलेंट कुछ करना चाहता है, किसी फील्ड में जाना चाहता है या कुछ अपने आप को प्रूव करना चाहता है, तो उसको किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? चाहे वो हम, अगर जैसे आपने बताया कि कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है, और क्या चीज़ें हैं कि वो अपने आप को इन्हांस कर सके? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को कंपेयर मत कीजिए दूसरे लोगों से, बिकॉज यू योर सेल्फ आर योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन। आप अपने आप को देखिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि कल आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी और आज आपने उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाई है कि आप कल से बेहतर हो आज। तो दूसरों को कंपेयर करके आप सिर्फ डीमोटिवेटेड होंगे, बिकॉज आई फील कि नो वन इन दिस वर्ल्ड इज सेम, वी ऑल आर यूनिक। हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं, एंड आई थिंक यू आर यूनिक एंड दैट इज योर बिगेस्ट पार्ट। सो अपने आप को पहले तो कंपटीशन बाकियों से काट के अपने आप पे फोकस कीजिए और एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच रखिए। जो आपने ठान ली है उस पर पूरी मेहनत कीजिए, उस पर वर्क कीजिए और 100% दीजिए, अपना हार्ट एंड सोल पूरा उसमें लगा दीजिए। एंड सेकेंडली, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एज आई टोल्ड यू। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि माना कि मैं बचपन से ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, पर मैं भी बहुत ज़्यादा शाय थी जब मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन के लिए गई थी, व्हेन आई वाज आई थिंक 18 और 19। मैं अपना नाम रजिस्टर भी नहीं करवा रही थी क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं करूँगी क्या स्टेज पे जाके। पर वो अंदर से एक मोटिवेशन लाई कि यू हैव टू कम आउट ऑफ इट बिकॉज दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू डू। तो मैं वहाँ पे गई और सिलेक्शन भी मेरा हो गया और सब कुछ बहुत स्मूथली सारा प्रोसेस हुआ। सो यू हैव टू कम आउट। बहुत अच्छी बात बताई रविता ने। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को जो है कोई मैसेज दें, उनके बताएं कि कुछ भी अगर आपको लाइफ में अचीव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। दर्शकों से मैं यही कहूँगी कि अपने आप पे पूरा भरोसा रखिए, हैव कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ, बिकॉज कॉन्फिडेंस, एज आई टोल्ड यू, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ एनी इंडिविजुअल। और जो भी आपने फील्ड पकड़ी है, नॉट पर्टिकुलरली ब्यूटी पैजेंट्स, कुछ भी हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, बिजनेस की फील्ड में हो, पॉलिटिक्स हो, उसमें आप अपना पूरा योगदान दीजिए एंड अपने पैशन को कभी मत छोड़िए, बिकॉज पैशन कैन टेक यू सो मच अहेड इन लाइफ। ये आपको नॉट इवन आपको एक लिविंग देगा, पर आपकी एक पहचान बनेगी, आपको लोग जानेंगे, आपको इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी थ्रू योर पैशन। एंड आप पैशन के थ्रू ही लाइफ में एक हैप्पीली आप जी सकते हो, आप एक
अपनी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव नज़रिए से देख सकते हो. सो बिलीव इन योर सेल्फ, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एज आई जस्ट सेड, एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड नेवर गिव अप. ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे और आगे भी आते रहेंगे, और अगर आपने हार मान ली तो आई थिंक दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. सो नेवर क्विट इन लाइफ एंड कीप वर्किंग हार्ड, और येस, दिस इज़ हाउ यू कैन टच द स्काई. रवितन्या, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि कभी भी हार मत मानो. अगर एक बार मिल गई तो दूसरी बार ट्राई करो, पर कभी हार मत मानो. रवितन्या, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. कहते हैं कि सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं. मेहनत करते जाएंगे तो सफलता भी हमारे कदम चूमेगी. आशा करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. नमस्कार.